हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं। सिंसियरली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में आप सब लगे हैं एंड खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 19th ऑफ सितंबर 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 एज वेल एज जितने भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आ रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है उन सब के लिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इन करंट अफेयर्स में से क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज कैसे फ्रेम किए जा सकते हैं। अगर मेंस आंसर राइटिंग में कहीं पर इस डाटा का यूज आपने करना है तो कैसे आप इसको कर सकते हैं एंड किस तरह से ज्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। तो काफी कुछ है आज के सेशन में जानने के लिए, काफी सारी चीजें हैं सीखने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू वी बिगिन। शुरू करते हैं 19 सितंबर 2024 का द हिंदू और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो हमारा जो पहला समाचार है इसमें हम वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं नरेंद्र मोदी जी, वो वन नेशन वन इलेक्शन के बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं। उनका कहना यह है कि भारत में लगातार हर 6 महीनों में 7 महीनों में कहीं ना कहीं इलेक्शंस होते रहते हैं। किसी ना किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन आ जाता है, फिर हर 5 साल में लोकसभा के इलेक्शंस आ जाते हैं। तो क्योंकि लगातार भारत में इलेक्शंस होते रहते हैं, इसके चलते जितनी भी राजनीतिक पार्टीज हैं वो अपना पूरा फोकस गवर्नेंस के ऊपर नहीं कर पाती। साथ ही साथ स्टेट का काफी ज्यादा पैसा और काफी ज्यादा मशीनरी मैन पावर का लगातार जो इस्तेमाल है वो इलेक्शन कराने में ही होता रहता है। तो बेहतर ये रहेगा कि हम लोग एक ही वक्त पर लोकसभा का और जितनी भी स्टेट्स की विधानसभाएं हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनके इलेक्शन एक साथ करवा लें। इससे एक तो हमारा जो एक मुश्त पैसा लग जाएगा, काफी बड़ी मात्रा में हम पैसे को बचा पाएंगे। जितना भी मैन पावर लगना है वो भी एक वक्त में इस्तेमाल होगा और उसके बाद फिर अगले 5 साल सेंटर में किसी की भी सरकार बने, स्टेट्स में किसी की भी सरकार बने, वो अपना पूरा फोकस गवर्नेंस के ऊपर कर पाएंगे। तो इस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर, और ऐसा भी नहीं है कि अभी लोकसभा का जो इलेक्शन था उसमें अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, इसके पहले से भी वो काफी वक्त से वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। तो इसी वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में उन्होंने एक पैनल का गठन किया था। हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं जिनका नाम है रामनाथ कोविंद साहब, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी, एक पैनल बनाया गया था और इनसे यह बोला गया था इस पैनल से कि भाई इस देश में एक ही वक्त पर लोकसभा के और सारी स्टेट्स की विधानसभाओं के इलेक्शन कैसे करवाए जा सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये आइडिया है इसको किस तरह से प्रैक्टिकली फिजिबल करवाया जा सकता है, उसके बारे में आप हमें रिपोर्ट बनाकर दीजिए। तो फाइनली ये जो रामनाथ कोविंद साहब के की अध्यक्षता में जो ये कमेटी है, इन्होंने अब काफी सारे रिकमेंडेशंस दिए हैं कि किस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन करवाया जा सकता है, क्या क्या आपको संविधान में बदलाव करना पड़ेंगे, क्या आपने प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अब उन सारे रिकमेंडेशंस को कैबिनेट ने फाइनली अप्रूवल दे दिया है और अब सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी और फिर जब कानून बनकर पास होगा तो अल्टीमेटली फिर अब जब अगला इलेक्शन होना है लोकसभा का 2029 में, तब एक ही साथ सारे राज्यों की विधानसभाओं के भी इलेक्शंस करवाए जाएंगे, लोकसभा का भी इलेक्शन होगा और उसकी मदद से वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये सपना है साकार होगा। तो समाचार यही है कि वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट का अप्रूवल मिल गया। अप्रूवल क्या है, रामनाथ कोविंद साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसने जितने भी रिकमेंडेशंस दिए थे, कैबिनेट ने उन सबको अप्रूव कर दिया है और अब इसमें सरकार आगे बढ़ेगी। कमेटी ने यह बोला है कि आप 2 फेजेस में या 2 हिस्सों में वन नेशन वन इलेक्शन की प्रोसेस को लागू करवा सकते हैं। सबसे पहले फेज में या सबसे पहली स्टेप में आप लोकसभा का और जितने भी राज्यों की विधानसभाएं हैं उनके इलेक्शंस एक साथ करवा लीजिए। सबसे पहले फेज में क्या है, लोकसभा का इलेक्शन और साथ ही साथ जितने भी स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, विधानसभाएं, उन सबका इलेक्शन आप करवा लीजिए। एक बार ये इलेक्शंस कंडक्ट हो गए, इनका रिजल्ट आ गया, इनके नतीजे डिक्लेयर हो गए, सेंटर के लेवल पर आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बन गई, स्टेट के लेवल पर सारी स्टेट गवर्नमेंट्स का फॉर्मेशन हो गया, उनकी शपथ वगैरह हो गई। उसके बाद में जो अगले 100 दिन है लोकसभा का और ये जो बाकी स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस करवा के आपने खत्म किए हैं, इसके बाद के 100 दिनों के अंदर अंदर हर एक स्टेट अपने हिसाब से म्युनिसिपैलिटीज के और पंचायतों के इलेक्शंस करवा कर खत्म कर दे। और इसके बाद में अब 5 साल का टाइम पीरियड लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के पास में है और जो भी इनका ड्यूरेशन है 5 साल का या जो भी अपना अपना अलग अलग ड्यूरेशन है म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत का, वो इनके पास में है। फिर आप अपना गवर्नेंस का काम करवा सकते हैं। बात को समझिएगा, क्या बोला है पैनल ने,
दो स्टेप्स में वन नेशन वन इलेक्शन करवाया जा सकता है। सबसे पहली स्टेप में लोकसभा के और स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन करवाकर खत्म कर दीजिए। एक बार जब ये पूरा प्रोसेस हो जाए, सेंटर में केंद्र में सरकार बन जाए, राज्यों में अपनी जो भी राज्य सरकारें हैं वो बन जाए, उसके बाद में 100 दिनों के अंदर अंदर जो म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस हैं, जो पंचायत के इलेक्शंस हैं, वो सारे करवाकर खत्म कर दीजिए और उनके रिजल्ट डिक्लेयर कर दीजिए और जो भी म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायतें बनवानी है उनका फॉर्मेशन करवाइए। और उसके बाद में 5 साल अब सबके पास में खुला मौका है। सेंटर के लेवल पर सेंटर डिलीवर कर बताए, स्टेट्स के लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट डिलीवर कर बताएं, और एकदम ग्रास रूट लेवल पर पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज अपना जो भी आपको सर्विसेज देनी है वो सब डिलीवर कर बताएं। इस तरह से ये करवाया जा सकता है। Now an implementation group will be formed to take forward the recommendations of COVID panel. Discussions will be held with all the stakeholders across the country over next few months to build a consensus. तो सरकार ने अब मन बना लिया, सरकार ने अपनी हाईएस्ट डिसीजन बॉडी जो कैबिनेट होती है उसमें फैसला ले लिया कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन तो लेकर आएंगे। अब क्योंकि इनको भी पता है कि राजनीतिक दल काफी बड़े लेवल पर विरोध कर रहे हैं, काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने सपोर्ट भी किया है, बट एक बड़ा चंक जो है इनकी जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का है उनका वो इसका विरोध कर रही है। जो मेन अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उसके प्रेसिडेंट जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया है ये व्यवहारिक ही नहीं है, ये इम्प्रैक्टिकल है। तो लोगों ने ये तक बोल दिया है कि ये व्यवहारिक बात ही नहीं है, इम्प्रैक्टिकल बात हो रही है। देश में एक ही वक्त पर ऐसे वन नेशन वन इलेक्शन वगैरह नहीं करवाए जा सकते। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि भारत में कभी वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हुए हों। आजादी के बाद में काफी वक्त तक लोकसभा और विधानसभाओं के इलेक्शन एक ही वक्त पर हुआ करते थे, बट फिर बाद में प्रेसिडेंट रूल लगाने के चलते कई सरकारें गिर गई, तो उससे ये जो क्लॉक थी या फिर ये जो टाइमिंग थी वो डिस्टर्ब हो गई एंड फिर वहां से पूरा मामला गड़बड़ा गया। तो वो अब तक इसी तरीके से चला हुआ आ रहा है, बट अब फिर से इसको जो है लागू करने की या फिर से इसको इंप्लीमेंट कराने की कोशिशें की जा रही हैं। तो ये कहना कि इम्प्रैक्टिकल है ये तो खैर पूरी तरह से सही नहीं है। मैं इसको ये बोलूंगा कि चैलेंजिंग जरूर है। मैं इस बात से एग्री करता हूं विपक्ष की कि वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत ज्यादा मैसिव एक्सरसाइज हो जाएगी, बहुत बड़े लेवल पर मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, बहुत बड़े लेवल पर ईवीएम मशीन्स की जरूरत पड़ेगी और बहुत आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा, निष्पक्षता मेंटेन करने के लिए बहुत बड़े लेवल पर फोर्सेस लगाना पड़ेंगी, मोबिलाइजेशन करना पड़ेगा। तो मैं ये जरूर मानता हूं कि ये बहुत चैलेंजिंग काम है, बट एकदम हो ही नहीं सकता या इम्प्रैक्टिकल है, इस बात से मैं एग्री नहीं करता। तो अब इन सारी समस्याओं को समझते हुए सरकार को भी पल्ले पड़ रहा है कि ये आगे जो रास्ता है वो बड़ा कांटो भरा रहने वाला है। इतना आसानी से तो विपक्ष भी जो है इसको पास होने नहीं देगा, और क्योंकि मोदी सरकार पहली बार अपने दम पर मेजोरिटी में नहीं है, 240 के करीब इनके पास में सीटें हैं, सरकार चलाने के लिए इनको भी जो है समर्थन लेना पड़ रहा है। तो अपनी खुद की एब्सोल्यूट मेजोरिटी ना होने के चलते इनको दूसरों को भी साथ लेकर चलना है, इनके जो समर्थन करने वाले दल हैं उनका भी साथ जो है बनाकर चलना है। पता चला इन तो वही धोखा दे दें। इसलिए अब इसको इंप्लीमेंटेशन कराने के लिए एक इंप्लीमेंटेशन ग्रुप बनाया गया है। सबसे पहले तो ये अपने जितने समर्थन करने वाले दल हैं उनको विश्वास में लेंगे, उनको समझाएंगे। उसके बाद जो आपके विपक्ष हैं या दूसरे जो दल हैं उनकी समस्याएं जो भी हैं उनको सुनेंगे, उनका फिर जो है निपटारण वगैरह किया जाएगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के साथ में जो है अभी काफी लंबी चौड़ी चर्चाएं होनी है। इसके बाद में फिर स्टेट की और बाकी जितनी भी आपकी सेंट्रल की जो फोर्सेस वगैरह लगती हैं उनके हेड्स के साथ में बैठ के बात करना पड़ेगी कि इतने बड़े लेवल पर कितनी मैन पावर लगेगी और फिर किस तरह से उसका मोबिलाइजेशन होगा। ये सारी चीजें जो है हैंडल की जाएंगी। जितने स्टेक होल्डर्स हैं जो इलेक्शन कराने की पूरी प्रोसेस में शामिल होते हैं, सबसे बात कर अल्टीमेटली फिर आगे की राह डिसाइड की जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने डिसाइड कर लिया कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो है हमको लागू करना है तो 1 महीने 2 महीने में हो जाएगा। लंबा वक्त है, 2029 में वैसे भी आपने करवाना है, तो 5 साल का पूरा टाइम है सरकार के पास में, जिसमें सबको मना के समझा के आगे बढ़ना पड़ेगा। ये लगभग वैसा ही है जैसे जीएसटी में हुआ था। जीएसटी लागू करने के पहले मोदी सरकार को बहुत लंबा चौड़ा कंसेंसस बनाना पड़ा था, काफी वक्त भी लगा था इसमें, बट अल्टीमेटली उस कंसेंसस का नतीजा निकला कि जीएसटी लागू होने के बाद में सेंटर और स्टेट के बीच में उस तरीके का विवाद नहीं होता दिखा जिस तरीके का जनरली आमतौर पर इसके पहले रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर हुआ करता था। तो उसी तरीके का कंसेंसस बनाकर अगर वन नेशन वन इलेक्शन का पूरा ये भी जो करवाया जाता है, अगर आगे लेके इसको चलते हैं तो इसको भी मेरे हिसाब से तो स्मूथली फिर इंप्लीमेंट करवा लिया जाएगा।
चलें अब ये देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये पूरा प्रोसेस है वो लागू कैसे होगा। आप में से काफी लोगों के दिमाग में सवाल आया होगा कि चलें ठीक है, आपने एक ही वक्त पर लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन करवा लिए, बट कोई गारंटी तो है नहीं कि ये जो सरकारें बनी है राज्यों में, या फिर ये जो सरकार बनी है केंद्र में, ये पूरे 5 साल चल जाए। क्योंकि अपने हमने पॉलिटी में पढ़ा है कि कोई गारंटी तो है नहीं कि आपको पूरे, अगर आपकी सरकार बन गई तो आपको पूरे 5 साल का टर्म मिलेगा। जब तक आपके पास में लोकसभा में मेजोरिटी है तब तक आप केंद्र की सरकार चला सकते हो, और राज्य की विधानसभा में मेजोरिटी है तब तक आप राज्य में सरकार चला सकते हो। मेजोरिटी अगर चली गई तो फिर आपकी सरकार खत्म हो जाएगी, भले ही आपका टेनर बचा। तो अगर किसी वजह से सरकार गिर गई, प्राइम मिनिस्टर ने, अगर हम लोग सेंट्रल की बात करें, प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया। राज्यों की अगर बात की जाए, वहां पे किसी चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, उन्होंने विधानसभा या आपकी लोकसभा को भंग कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में तो फिर उनका ये जो आपकी वन नेशन वन इलेक्शन की पूरी साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो फिर आप इसको कैसे मैनेज करोगे, ऐसे सवाल आपके भी दिमाग में होंगे। तो कोविंद कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दिए हैं उसमें इन सारी बातों का ध्यान रखा गया है, और उन्होंने फिर बताया है कि किस तरह से आप देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर सकते हो। अब एक एक करके अपन लोग वो सारे पॉइंट जो है देखते हैं। सबसे पहले कमेटी ये कहती है, President through a notification issued on first sitting of Lok Sabha will set an appointed date. This date will mark beginning of new electoral cycle. मतलब ये कि भारत में जो जनरल इलेक्शंस होते हैं या लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, उस लोकसभा के इलेक्शन में की मदद से जब एक नई लोकसभा चुन ली जाएगी, और तो उस लोकसभा की फिर मीटिंग होगी। तो जिस दिन जनरल इलेक्शंस के बाद में लोकसभा की पहली मीटिंग होगी, उस दिन भारत के राष्ट्रपति एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे। उस दिन भारत के राष्ट्रपति नोटिफिकेशन जारी कर कर ये जो तारीख है जिस दिन लोकसभा की पहली मीटिंग हो रही है उसको अपॉइंटेड डेट डिक्लेयर कर देंगे, उसको वो अपॉइंटेड डेट घोषित कर देंगे। अब ये जो अपॉइंटेड डेट है, इस तारीख से भारत में एक नई इलेक्टोरल साइकिल की शुरुआत हो जाएगी। स्टेट असेंबलीज फॉर्म्ड आफ्टर दिस डेट एंड बिफोर कंप्लीशन ऑफ लोकसभा टर्म विल कंक्लूड बिफोर नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। अब ये जो पहली मीटिंग हुई थी लोकसभा की, जिस तारीख को हुई थी उसको आपने अपॉइंटेड डेट बोल दिया। इस तारीख के बाद में जितने भी राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्शंस होने हैं वो करवाए जाएंगे, और उसकी मदद से राज्य सरकारें भी बनेंगी। मगर उन सबका टर्म खत्म हो जाएगा इस लोकसभा के टर्म के साथ में, जिसकी पहली मीटिंग की डेट को अपन ने अपॉइंटेड डेट मानकर चले। इसको ऐसे समझिए कि 2024 की लोकसभा 2024 के जो भी जनरल इलेक्शंस हुए हैं, इसकी लोकसभा की पहली मीटिंग हुई। इस लोकसभा की पहली मीटिंग को की जो तारीख है जिस दिन ये लोकसभा मिली थी, उसकी पहली मीटिंग की तारीख को आपने अपॉइंटेड डेट मान लिया। अब 2024 के बाद में देश में काफी सारे इलेक्शंस होने हैं। 2027 में यूपी का इलेक्शन होना है, उसके पहले बंगाल का इलेक्शन होना है, गुजरात का इलेक्शन होना है, महाराष्ट्र का इलेक्शन होना है, ये सारे इलेक्शंस होने हैं। तो कोविंद कमेटी का कहना यह है कि ये सारे इलेक्शंस आप करवाओ, इनकी विधानसभाओं में सरकारें भी बनवाओ और इनको अपना काम करने दो, मगर इन सबका टर्म 5 साल का नहीं होगा। इन सबका टर्म इस 2024 की जो ये लोकसभा है जिसकी पहली मीटिंग को अपन ने अपॉइंटेड डेट माना था, इसका जब टर्म खत्म होगा, इसके जब 5 साल खत्म होंगे, उसी के साथ में हर एक राज्य की जो विधानसभा है उसका टर्म भी खत्म हो जाएगा। एंड इसके बाद में फिर जो अगला इलेक्शन होना है 2024 का के हिसाब से 5 साल बनते हैं 2029, तो 2029 में जो अगला इलेक्शन होना है उसमें फिर लोकसभा और विधानसभा दोनों के इलेक्शन साथ साथ करवा लिए जाएंगे, और यहां से फिर जो है ये वन नेशन वन इलेक्शन की प्रोसेस जो है वो चालू हो जाएगी। इसके बाद से आप साइमल्टेनियसली जितने भी फिर साइमल्टेनियसली 5-5 साल के अंतराल में साइमल्टेनियसली आप लोकसभा के और स्टेट्स की विधानसभाओं के इलेक्शन करवा सकते हैं। एक बार फिर से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। एक तारीख पकड़ के चलते हैं। सपोज कर लेते हैं कि 1 जुलाई 2024 को, लेट से एग्जाम्पल के लिए 1 जुलाई 2024 को 2024 के जो इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के, उसके बाद में पहली मीटिंग लोकसभा की करवाएगी। अब ये जो 1 जुलाई 2024 की तारीख है, इसको अपन ने क्या मान लिया, इसको अपन ने मान लिया अपॉइंटेड डेट। इस तारीख के बाद अब ये 1 जुलाई 2024 से इस लोकसभा का टर्म बनता है 31 जून 2029 तक, या 31 जून 2029 तक इसका टर्म बनता है। अब इनका कहना यह है कि 1 जुलाई 2024 के बाद में जितने भी स्टेट के
इलेक्शंस होने हैं वो सारे इलेक्शंस आप करवाओ, मगर उनका जो टर्म होगा वो टर्म 31 जून 2029 तक का माना जाएगा, चाहे वो उसके बाद में उसके पार भी जा रहा उससे कोई मतलब नहीं है, मगर उनका टर्म 31 जून 2029 तक का माना जाएगा। तो ये सारी की सारी जितनी भी विधानसभाएं हैं, इन सबका ड्यूरेशन, इन सबका टर्म इस लोकसभा के टर्म के साथ में खत्म हो जाएगा, जिसकी पहली मीटिंग 1 जुलाई 2024 को हुई थी। और इस तरीके से 2029 में जो इस लोकसभा का अगला इलेक्शन करवाया जाना है, उसी के साथ में राज्यों की विधानसभाओं के भी अपने अगले इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। एंड इसके बाद में 2029 के बाद से फिर आप साइमल्टेनियसली वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर सकते हैं। मतलब ये कि जो यूपी का चुनाव होना है 2027 में, तो उसका भी 2027 से 2028 2029 में उसका भी टर्म खत्म माना जाएगा और उसके भी इलेक्शन जो है फिर करवाए जाएंगे। अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन होना है 2000, महाराष्ट्र का या बिहार के इलेक्शन होने हैं, तो उनके इलेक्शन या बिहार का इलेक्शन जैसे 2025 में होना है, तो 2025 से उसका कायदे से 2030 में होना चाहिए था, बट उसका भी 2030 ना मान के टर्म 2029 में खत्म माना जाएगा। इसी तरह से महाराष्ट्र का इलेक्शन हो गया, मध्य प्रदेश का इलेक्शन हो गया, राजस्थान का हो गया, बिहार का, राजस्थान का हो गया, छत्तीसगढ़ का हो गया, गुजरात का हो गया। जितने भी इलेक्शंस अभी इस टर्म में होने हैं, उन सबका जो जितने भी इलेक्शंस इन 5 सालों में होने हैं, उन सबका टर्म खत्म माना जाएगा इस लोकसभा के साथ में, जिसकी डेट, जिसके पहली मीटिंग की डेट को आपने अपॉइंटेड डेट माना है। और उसके बाद में फिर इन सबके टर्म खत्म माने जाएंगे और इन सबके फिर साइमल्टेनियसली इलेक्शंस करवाए जाएंगे। आफ्टर दिस इलेक्शंस टू लोकसभा एंड ऑल द स्टेट असेंबलीज विल बी हेल्ड साइमल्टेनियसली, एंड फिर यहां से जो है आपकी नई साइकिल चल जाएगी और इस तरीके से देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाएगा। अब वो सवाल कि आपका अगर हम हंग असेंबली आ गई या कुछ और चीज हो गई तो फिर आप क्या करोगे? तो कमिटी ने इन सारी बातों को भी कंसिडरेशन में लिया है। कमिटी का कहना यह है कि सपोज कर लें 2029 में आपने ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाए, इसमें काफी सारी सरकारें बन गई। लेट से हम लोग बिहार का एग्जांपल लेकर चलते हैं, क्योंकि बिहार में कभी भी किसी पार्टी की गवर्नमेंट नहीं आती। तो लेट से बिहार में जो सरकार बनी है वो 2031 में गिर गई। 2031 में भी ये सरकार गिर गई है, तो इलेक्शन तो करवाए जाएंगे, मगर इलेक्शन करवाने के बाद में जो नई सरकार बनेगी उसको 2031 से 2036 तक का मैंडेट नहीं मिलेगा। उसकी सरकार फिर तभी तक चलेगी जब तक 2029 की लोकसभा की आखिरी लोकसभा का टर्म है, यानी कि 2034 तक। तो 2034 में फिर आपको इलेक्शन करवाना पड़ेंगे साइमल्टेनियसली वन नेशन वन इलेक्शन में, और उसके बाद में फिर जो अगली सरकार बनेगी उसको 5 साल का टर्म मिलेगा। तो इस तरीके से अगर किसी भी वजह से सरकार गिरती है, हंग असेंबली आ जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए, कोई और चीज हो जाए, इसके चलते अगर आपकी सरकार गिरती है तो इलेक्शंस करवा के नई सरकार, और अगर इलेक्शन करवा के नई सरकार बनाने की नौबत आ गई तो इलेक्शन करवाए जाएंगे और नई सरकार बनवाई जाएगी, मगर उसको टर्म फिर उतना ही मिलेगा जो साइमल्टेनियस इलेक्शन के पहले का आपका बचा हुआ है। जैसे कि 2029 में इलेक्शंस हुए और मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, 2032 तक एक सरकार चली और 2032 में सरकार गिर गई। तो 2032 के बाद में ऐसा नहीं है कि जो अगला इलेक्शन होगा उसमें जो सरकार बनेगी वो 2037 तक चलेगी, ऐसा नहीं होने वाला। इलेक्शन करवाए जाएंगे, इलेक्शन करवा के, मगर ये जो नई सरकार बनेगी इसका टर्म 2034 तक का ही रहेगा। 2034 में जब फिर से आपके साइमल्टेनियसली वन नेशन वन इलेक्शन करवाए जाने, कायदे से जो नई सरकार बनी वो कितने वक्त के लिए बनी? सिर्फ 2 साल के लिए, और इसके बाद में फिर इसका टर्म भंग माना जाएगा और 2034 में फिर जब जनरल इलेक्शन हो गए उसी के साथ में फिर आपको वन नेशन वन इलेक्शन में फिर विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ जाएगा। इस तरीके से ये जो इलेक्टोरल साइकिल है वन नेशन वन इलेक्शन की, ये डिस्टर्ब नहीं होगी। अब इस तरीके का प्रावधान, ये जो प्रोसेस है, इस तरीके का प्रावधान लागू करने के लिए संविधान में कोई प्रोविजन है नहीं, इसलिए ये कोविंद कमेटी ने ये भी बोला है कि इसको लागू करवाने के लिए आपको 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 83 जिसमें ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट की बात की गई है, और आर्टिकल 172 जिसमें ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभाओं का जो टर्म होता है उसकी बात की गई है। इन दोनों में अमेंडमेंट करना पड़ेगा और ये प्रोविजन ऐड करना पड़ेगा कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की साइकिल को ब्रेक होने से बचाने के लिए अगर बीच में कभी सरकार वगैरह गिरती है, कुछ होता है, इलेक्शन फिर करवाने पड़ते हैं, तो टर्म फिर उतना ही मिलेगा जितना वन नेशन वन इलेक्शन की अगली जो आपकी साइकिल की आने वाली है उसके पहले तक का टाइम बचा हुआ है। इसके अलावा अलग से जो है आपको टाइम नहीं मिलेगा। अगर 1 साल बचा हुआ है तो 1 साल मिलेगा, 4 साल बचे होंगे तो 4 साल मिलेंगे, 6 महीने बचे, 8 महीने बचे हैं, 10 महीने बचे हैं तो फिर उतना ही टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बार बार फिर आपको जो है पूरे पूरे 5 साल दिए जाएं। इस तरीके से साइकिल मेंटेन होगी, इस तरीके से साइकिल को चलाया जाएगा। तो इसलिए ये आर्टिकल 183 और आर्टिकल 172 में चेंजेस वगैरह करने के लिए रिकमेंडेशन दिए गए। द कमिटी हैज ऑल्सो recommended a common electoral rule for simultaneous election. It will require coordination between Election Commission of India and state election commissions. Election Commission of India will makes electoral rule for Lok Sabha and Assembly polls. State election commissions make rule for municipality and panchayat elections. तो कमिटी ने एक बात और बोली है
कि ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे इसके लिए आपको एक कॉमन इलेक्टोरल रोल बनाना पड़ेगा। अभी की कहानी ये है कि जो आपका नेशनल लेवल पर इलेक्शंस होते हैं उसके लिए जो वोट आपका पूरा जो इलेक्टोरल रोल बनता है, जिसमें सारे मतदाताओं की सूची होती है, मतदाताओं के नाम होते हैं, वो बनाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। राज्यों की विधानसभाओं के जो इलेक्शंस होते हैं उनके लिए भी जो इलेक्टोरल रोल बनाने की जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर है। मगर जो पंचायतों के इलेक्शंस होते हैं या फिर म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस होते हैं उसके लिए जो इलेक्टोरल रोल बनता है वो राज्य की आपकी स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाती है। अब इनका कहना यह है कि आपने साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने हैं तो एक ही आपका इलेक्टोरल रोल लेकर आप चलोगे, यानी कि एक ही मतदाता सूची लेकर चलोगे, उसी की मदद से आप लोकसभा का इलेक्शन भी करवाओगे, उसी की मदद से आप विधानसभा का इलेक्शन भी करवाओगे और उसी की मदद से आप पंचायत का इलेक्शन भी करवाओगे। तो ये एक इलेक्टोरल रोल आपको लेकर आना पड़ेगा। इस एक इलेक्टोरल रोल को लाने के लिए अब इन्होंने ये बोला है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशंस को साथ में बैठकर कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा की और राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं उनके इलेक्शंस की पोल्स की आपकी वो बनाती हैं इलेक्टोरल रूल्स, एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत इलेक्शंस की बनाती हैं। तो इनको साथ में बैठकर इस तरीके, अब कैसे वो करेंगे वो इलेक्शन कमीशन वालों का हेडेक है, बट एक कॉमन इलेक्टोरल रोल बनाना पड़ेगा और इसकी मदद से फिर वो आगे जो है अपने सारे के सारे इलेक्शंस वगैरह करवाएंगे। अब इसके लिए फिर से अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस, ये जो आपका प्रपोजल दिया गया है कि एक सिंगल इलेक्टोरल रोल बनाया जाएगा, किसी भी इलेक्शन में आपने वोट डालना है तो उसके लिए एक सिंगल आईडी बनाई जाएगी। ये जो प्रोसेस है इसके लिए आपको संविधान में जो फेडरल स्ट्रक्चर जो है इसमें बदलाव करना पड़ेंगे। आप संविधान में प्रोविजन यह है कि अगर आप फेडरल स्ट्रक्चर में बदलाव करते हो तो सिर्फ आप लोकसभा से पास करा के संविधान संशोधन करा के काम नहीं चलता, उसमें फिर आपको कम से कम आधी आपकी जो विधानसभाएं हैं राज्यों की उनसे भी रेटिफिकेशन कराना पड़ता है। तो यहां पर क्योंकि आप स्टेट इलेक्शन कमीशन के पावर्स भी अपने उनसे ले रहे हो और उनकी काफी सारी जो है चीज, उनके जो काम या पूरा प्रोसेस उसमें उसमें आप दखल अंदाजी करने वाले हो, तो अल्टीमेटली यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर में जो है बदलाव करना चाहते हो। तो ये जो पूरा का पूरा प्रपोजल है सिंगल इलेक्टोरल रोल का, एक सिंगल वोटर आईडी का, इसके लिए आपको बकायदा क्योंकि आप फेडरल स्ट्रक्चर में बदलाव कर रहे हो तो कम से कम आधे स्टेट से रेटिफिकेशन कराना पड़ेगा और उसी के बाद में ये लागू होगा। तो ये जो प्रोसेस है इस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन का पूरा प्रोसेस जो है लागू करवाया जा रहा है। अब यहां से अपने काम की क्या क्या चीजें हैं फिलहाल के लिए वो अपन लोग देख लेते हैं। पहला तो ये कि वन नेशन वन इलेक्शन के रिस्पेक्ट में जो कमेटी अपॉइंट की गई है उसका नाम क्या है, तो इसको अपने को याद रखना है, रामनाथ कोविंद कमेटी। वन नेशन वन इलेक्शन के पूरे का जो कैसे लागू करवाएं, पूरा मसौदा कैसे क्या बनाया जाएगा उस सबको लेकर ये कमेटी बनाई गई थी, इस कमेटी को अपॉइंट किया गया था और इन्होंने सारा का सारा काम किया है। दूसरा जो क्वेश्चन है, ये जो रामनाथ कोविंद कमेटी है इन्होंने जो प्रपोजल दिया है इसमें इन्होंने क्या बोला है कि सारे के सारे जितने इलेक्शंस हैं लोकसभा से लेके पंचायत तक के इलेक्शन वो सारे के सारे एक साथ होंगे। जवाब है ऐसा नहीं है, दो फेजेस में करवाए जाएंगे। पहले फेज में लोकसभा के और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस होंगे और दूसरे फेज में ये हो जाने के 100 दिनों के अंदर अंदर आपको म्युनिसिपैलिटीज के और पंचायत के इलेक्शन जो है वो करवाकर खत्म करने होंगे और इस तरीके से पूरा प्रोसेस होगा। तीसरा क्वेश्चन यहां से ये पूछा जा सकता है कि अपॉइंटेड डेट हाल फिलहाल न्यूज में बना हुआ था ये क्या चीज है, तो हमको याद रखना है अपॉइंटेड डेट वो डेट होगी जिसकी मदद से एक नई इलेक्टोरल साइकिल की इस देश में शुरुआत होगी और इसको ही आधारभूत बना के देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करवाया जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दो क्वेश्चंस ये पूछे जा सकते हैं कि आर्टिकल 83 किससे रिलेटेड और आर्टिकल 172 किससे रिलेटेड है। तो आर्टिकल 83 रिलेटेड है ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और आर्टिकल 172 रिलेटेड है ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से। ये भी अपने को याद रखना है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट करने की बात की गई है तो इनके बारे में पूछा जा सकता है। लास्टली ये पूछा जा सकता है कि कॉमन इलेक्टोरल रोल रहेगा या नहीं रहेगा, या कॉमन आईडी रहेगी कि नहीं रहेगी, तो जवाब है हाँ, ये भी कॉमन करने की बात की गई है और इसके लिए आपको फेडरल स्ट्रक्चर में बदलाव करना पड़ेगा। इसलिए ये प्रोसेस लागू करने के लिए ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा और पार्लियामेंट से, मगर साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेचर्स, कम से कम आधे स्टेट लेजिस्लेचर से आपको रेटिफिकेशन भी करवाना पड़ेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चलें अगला समाचार डिस्कस करते हैं। इस न्यूज में हमको इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात करनी है। समाचार यह है कि भारत ने पाकिस्तान को चौथा नोटिस भेज दिया है इंडस वाटर ट्रीटी के रीनिगोशिएशन के रिस्पेक्ट में, और यह बोला है कि अब जब तक इंडस वाटर ट्रीटी के रिस्पेक्ट में पाकिस्तान की सरकार भारत की सरकार के साथ में नहीं बैठेगी तब तक
परमानेंट इंडस कमीशन करके कमीशन है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत में, उसकी अब कोई और मीटिंग नहीं होगी जब तक दोनों सरकारों की इंडस वाटर ट्रीटी के रीनिगोशिएशन के रिस्पेक्ट में अब कोई मीटिंग नहीं होती है। इसके पहले भी भारत सरकार ने इस तरीके के 3 नोटिस भेजे थे, पाकिस्तान ने उनके बारे में या तो कोई जवाब नहीं दिया या वो आए बाएं शाएं करके जो है बात को टालने की कोशिश करी। अब चौथा नोटिस, और साथ ही साथ ये बोला गया है कि जब तक अब आप की सरकार की तरफ से अगर कोई जवाब नहीं आता, सर आपकी पाकिस्तान की सरकार भारत की सरकार के साथ में आके बैठकर पूरा का पूरा जो इंडस वाटर ट्रीटी के रीनिगोशिएशन को तैयार नहीं होती, तब तक ये जो परमानेंट इंडस कमीशन करके कमीशन है, इसकी अब कोई और मीटिंग नहीं होगी। ये बात इनकी तरफ से कह दी गई है। और साथ ही साथ ये भी बोल दिया गया है कि अगर आप इसके बाद में भी नहीं चाहते, आपने इसके बाद में भी कोई जवाब नहीं दिया, तो फिर हम लोग स्वतंत्र हैं अपनी तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करने के लिए। तो अब यहां से जो है मसला काफी गर्मा गया है। पहले तो ये देखते हैं कि परमानेंट इंडस कमीशन क्या होती है, फिर बात करते हैं आगे। PIC or Permanent Indus Commission was formed after signing of Indus Water Treaty to manage sharing of 6 Himalayan rivers between India and Pakistan. Commissioners of both the countries are mandated to meet every year and sometimes multiple times to discuss and resolve differences on water sharing and constructing hydel projects. तो ये जो परमानेंट इंडस कमीशन है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हो गई, इंडस वाटर ट्रीटी में यह था कि हिमालय से कुल मिलाकर 6 नदियां निकलती हैं जिसके पानी को शेयर, या हिमालयन रिवर सिस्टम की अगर हम बात करें, यहां पे कुल मिलाकर 6 नदियां हैं जो भारत से होती हुई पाकिस्तान में जाती हैं। अब इन 6 नदियों का पानी किस तरह से शेयर किया जाए, कितना पानी भारत को मिले, कितना पानी पाकिस्तान को मिले, इसको ध्यान में रखते हुए एक ट्रीटी बनी, एक ट्रीटी साइन की गई जिसका नाम था इंडस वाटर ट्रीटी। अब इस इंडस वाटर ट्रीटी में डे टू डे आपको अगर कोई वाटर शेयरिंग को लेकर कोई मुद्दा आता है, कोई इशू क्रिएट होता है, कोई डिस्प्यूट जनरेट होता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए कमीशन बनाया गया था इसी ट्रीटी के तहत में, जिसका नाम है परमानेंट इंडस वाटर कमीशन। अभी जो परमानेंट इंडस वाटर कमीशन या फिर PIC है, इसका नियम है कि इसको साल में कम से कम एक मीटिंग करनी ही पड़ेगी। भारत के वाले भी जो लोग हैं जो PIC में हैं वो, और जो पाकिस्तान की तरफ के लोग हैं परमानेंट इंडस कमीशन में, सब लोग मिलेंगे और कम से कम इनको मिनिमम साल में एक मीटिंग करना पड़ेगी। कई बार ये होता है कि कोई विवाद की स्थिति बन जाती है, कोई पानी की शेयरिंग को लेकर कुछ इशू क्रिएट हो जाते हैं, उनके ऑब्जेक्शंस हैं, हमारे ऑब्जेक्शंस हैं, तो इसके चलते कई बार साल में एक से ज्यादा मीटिंग करना पड़ती है, कई बार मीटअप करना पड़ता है ताकि मसलों को सुलझाया जा सके। तो इनकी मीटिंग्स वगैरह होती रहती हैं। भारत सरकार ने मगर अब ये बोला है कि जब तक पाकिस्तान सरकार इंडस वाटर ट्रीटी के रीनिगोशिएशन को तैयार नहीं होती, तब तक परमानेंट इंडस कमीशन की अब किसी तरीके की कोई मीटिंग नहीं करवाई जाएगी। और क्योंकि सारी नदियां अल्टीमेटली भारत से होती हुई पाकिस्तान में जाती हैं, तो परमानेंट इंडस कमीशन में जनरली जो मुद्दे उठाए जाते हैं, ज्यादातर मुद्दे पाकिस्तान की तरफ से उठाए जाते हैं, या यूं बोल सकता हूं कि ज्यादातर शिकायतें पाकिस्तान को होती हैं। तो अब अगर ये PIC की मीटिंग नहीं होगी, परमानेंट इंडस कमीशन मिलेगी नहीं, तो पाकिस्तान को फिर बेसिकली जो है इश्यूज होने वाले हैं। भारत को उसकी सेहत पे उतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद अब यही है कि पाकिस्तान की सरकार अब तैयार हो जाएगी रीनिगोशिएशन के लिए, और जो भी फिर रीनिगोशिएशन के बाद में नई इंडस वाटर ट्रीटी निकल कर आएगी उस पर साइन करे जाएंगे, एंड अल्टीमेटली फिर आगे मसला चलेगा। अब सवाल उठता है कि भारत की सरकार ये इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर रीनिगोशिएशन चाहती क्यों है? 60 सालों से ये ट्रीटी चली आ रही है। 60 साल पहले डिसाइड हो गया था कि 6 नदियां हैं, 3 का पानी हम इस्तेमाल करेंगे, 3 का पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, एंड वो ट्रीटी इतनी जंग हो गई, सारी चीजें हो गई, बट इंडस वाटर ट्रीटी अपनी बनी हुई है अपनी जगह पर, और जिस तरह और लागू हो रखी है, और उसके अकॉर्डिंगली वाटर शेयर हो रहा है। तो एकदम से भारत सरकार को क्या दिक्कत आ गई कि वो इसके निगोशिएशन के लिए इतना ज्यादा दबाव डाल रहे हैं? तो इसका जवाब यह है, भारत सरकार का ग्राउंड ऑफ रीनिगोशिएशन जो है, सबसे पहले इनका कहना है fundamental and unforeseen changes in circumstances that require a reassessment of obligation under the various articles of treaty। मतलब ये कि जिस तरीके की परिस्थितियां या circumstances भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिएट हो गई हैं, या फिर यूं बोलूं कि जम्मू कश्मीर के इलाके में क्रिएट हो गई हैं, उसके चलते अब ये जरूरी हो गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी के ही वेरियस आर्टिकल्स के तहत में जो ऑब्लिगेशन डाले गए हैं रीअसेसमेंट वगैरह को लेकर, उस पर विचार किया जाए। दूसरे शब्दों में हम लोग पाकिस्तान को भूल दे रहे हैं कि बहुत हो गया, जम्मू कश्मीर में तुमने जो करना था कर लिया। अब क्योंकि तुमने अपने हमारी मसले बिगाड़ के रखे हुए हैं, इंटरनेशनल फोरम में हर जगह तुम जाके कश्मीर 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 करते हो, तो अब अल्टीमेटली हमारे हाथ में भी कुछ जो पावर्स हैं उनका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी में ही कई ऐसे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं जिसमें रीनिगोशिएशन की बात की गई है। तो
जिस तरीके के हालात बदल गए हैं, जिस तरीके की परिस्थितियां बदल गई हैं, तो उन्हीं आर्टिकल्स में जो ये ऑब्लिगेशन डाला गया है रीअसेसमेंट या रीनिगोशिएशन का, उसका इस्तेमाल कर अब हम तुम्हें टेबल पर ला रहे हैं और अपनी शर्तों पर अब हम तुम्हें पानी देंगे इंडस वाटर ट्रीटी के तहत में। जितना पानी तुम्हें चाहिए या जितना पानी तुम इच्छा रखते हो उतना पानी अब हमारी तरफ से नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर इनडायरेक्टली हमारी तरफ से कह दिया गया। अब इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक तो हमने ये बोला है कि हमारे डेमोग्राफिक्स बदल गए हैं। 1960 में जब ये ट्रीटी साइन हुई थी, तब जितनी पॉपुलेशन थी और आज जितनी पॉपुलेशन है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। तब की जो पॉपुलेशन थी उसके लिए हमें शायद उतने पानी की आवश्यकता ना हो। अब जो पॉपुलेशन है इसको सस्टेन करने के लिए हमें काफी ज्यादा मात्रा में पानी चाहिए, तो भैया रिनेगोशिएशन करना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। वाटर शेयरिंग को लेकर अब फिर से आपने बात करनी पड़ेगी। दूसरा इनका कहना है कि इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं। 60 सालों में 65 सालों में इतना वहां का जो डेमोग्राफी वगैरह के चलते पेड़ भी कटे हैं, लोगों को बसाया भी गया है, और आपका ये फॉरेस्ट वगैरह का एरिया भी कम हुआ है, तो इसके चलते पर्यावरण में भी काफी बदलाव आया है। जो अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है उसमें भी काफी कमी आई है, इसके चलते भी रीनिगोशिएशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा इनका कहना है कि भारत ने अपनी तरफ से ये कमिटमेंट दिया है कि भाई हम जितना हो सकेगा अपना एमिशन कम करेंगे। इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके और पेरिस समिट के तहत में हम लोगों ने ये बातें कही हैं कि हम 2070 तक नेट जीरो अचीव करना चाहते हैं, और जितना ज्यादा हो सके हम अपना एमिशन कम करना चाहते हैं। एमिशन कम करने के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो है उसका इस्तेमाल करना है। तो हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना चाहते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से ऑब्वियस सी बात है पोल्यूशन नहीं होता। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे अच्छा पोटेंशियल हिमालयन रिवर्स में है, क्योंकि पहाड़ों से ऊपर से पानी आता है, अच्छी खासी वेलोसिटी के साथ में आता है, तो डैम बनाना पड़ेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाना पड़ेंगे। और तुम बार बार क्या कर रहे हो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर हम जो भी कोई प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तुम उसमें अड़ंगे डालते हो, इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाते हो। तो इस सारी बातों को देखते हुए भी अब हमको लगता है कि हमें रीनिगोशिएशन करना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बोलते बोलते हमने बोल ही दिया कि जिस तरह से तुम्हारी तरफ से लगातार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, वो भी अब हमें बर्दाश्त नहीं है। तुम अगर ये नहीं हो सकता है कि अब तुम लगातार टेररिज्म भी करवाते रहो और हम लोगों से पानी भी लेते रहो। ये सब तो सरकार ने खैर काफी बार भी बोला है कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते। तो अब टेररिज्म करोगे तो भैया पानी नहीं मिलेगा। कुल मिला के सीधी सीधी सी बात ही है। तो इन सारी बातों को उठाकर अब रीनिगोशिएशन के लिए बोला जा रहा है। और जैसा कि होता है पाकिस्तानी मीडिया, क्योंकि मैं फॉलो करता हूं, तो उन लोगों ने फिर वही रोना गाना शुरू कर दिया है कि भारत ने हमारे साथ क्या कर दिया है, तो अब ये वो इस तरीके की बातें हो रही हैं। बट ये पॉइंट्स वगैरह उठा के कोई एकदम पिन पॉइंट करके बात नहीं कर रहा कि उनके ऑब्जेक्शंस ये हैं या फिर उन्होंने इन सारी बातों के बेसिस पर ही निगोशिएशन के लिए बोला है। वही हाय तौबा मचाया जा रहा है, जज्बाती बातें की जा रही हैं। तो वो सारा खेल भी जो है यहाँ पे चल रहा है। तो ये अपन ने बात कर ली कि रीनिगोशिएशन वगैरह का क्या पूरा लॉजिक है, किस बेसिस पर ये नोटिस भेजे गए वगैरह वगैरह। एक नजर अपन इंडस वाटर ट्रीटी पे भी मार लेते हैं, क्योंकि अब ये खबरों में आ गई है तो इसके ऊपर सवाल पूछे जाने की संभावना बनती है। इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में, साल याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और साइन किसके बीच में हुई थी? अपनी तरफ से पंडित नेहरू, अपनी तरफ से पंडित नेहरू, और पाकिस्तान वालों की तरफ से अयूब खान। इन दो लोगों ने इंडस वाटर ट्रीटी साइन करी थी 1960 में। इसमें यह बोला गया था कि जो तीन नदियां हैं जिनका नाम है रवि, सुतलज और ब्यास, रवि, सुतलज और ब्यास, इनको बोला गया था ईस्टर्न रिवर्स, और इनका जो सारा पानी है वो भारत के हिस्से में आया था। यानी कि इनका एक बूंद भी जो है हमें पाकिस्तान से शेयर करने की जरूरत नहीं है। इसका जो सारा का सारा पानी है वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीन रिवर्स को माना गया था वेस्टर्न रिवर्स, एक है इंडस, दूसरा है झेलम, तीसरा है चेनाब। और इनका जो सारा पानी है वो अलॉट किया गया था पाकिस्तान को। हालांकि यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि इनका सारा पानी पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसका कुछ पानी हम लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके ऊपर अगर कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पावर प्रोजेक्ट हम लगाना चाहें तो पाकिस्तान को बताकर, उनको अगर ऑब्जेक्शन ना हो तो हम लोग लगा सकते हैं। अब ऐसा भी अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते कि उनका पानी रुक जाए, मगर उनका पानी जाता रहा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आए, और बाकी हम लोग अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं और लगा सकते हैं। इस तरीके से जो है हमको ये जो तीन रिवर्स हैं जिनको वेस्टर्न रिवर्स बोला गया था, इसका भी कुछ पानी इस्तेमाल करने की परमिशन मिली हुई थी। तो 1960 से लेके अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में जितने समझौते हुए, इनफैक्ट 1947 से लेके अब तक जितने समझौते हुए, उसमें शायद ये इंडस वाटर ट्रीटी है जो सबसे ज्यादा जबरदस्त तरीके से टिकी हुई है। बाकी सारे समझौते तो आपके आए गए हो गए, उनको कई बार वायलेट किया गया, 10 नाटक हुए, मगर ये ट्रीटी अभी तक टिकी हुई थी। एंड पाकिस्तान को शायद ऐसा लग रहा था कि हम लोग इसका कुछ कर ही नहीं सकते हैं, पाकिस्तान वाले चाहे कुछ भी कर लें। बट अल्टीमेटली अब क्योंकि भारत की अच्छी खासी माइट हो गई है, भारत का अच्छा खासा क्लॉट हो गया है,
एंड इंटरनेशनल लेवल पर भी हमको सपोर्ट मिल रहा है, पाकिस्तान एकदम ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने की स्थिति में। तो यहां से दो बातें बनती हैं, एक तो हम इनको मनवा सकते हैं अपनी शर्तें, दूसरा अगर ये ना नुकुर करेंगे तो इनके पास में इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं है, तो इनको झक मार के मानना पड़ेगा। तीसरा ये वही धमकी वमकी देते रहते हैं, वॉर कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जंग लड़ देंगे, इनके पास में पैसे नहीं है। तो परिस्थितियां जो है हमारे फेवर में है और इसलिए इसको रीनिगोशिएट किया जा रहा है और इसकी मदद से कहीं ना कहीं इनके स्क्रू टाइट किए जा रहे हैं कि भाई तुम कश्मीर कश्मीर करते रहते हो, पानी तक नहीं मिलेगा पीने के लिए, हम तुम्हें तरसा देंगे पानी के लिए। जो अगर ढंग से पानी हमने रोक लिया यहाँ पे या कम कर दिया तो पंजाब में सिंध में फिर बहुत हाहाकार मच जाएगा, आपकी पूरे एग्रीकल्चर की पहली स्थिति खराब है और बर्बाद हो जाएगी। ये सारी बातें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनको समझ में आ रही हैं। तो ये भी एक तरीका है जिसकी मदद से पाकिस्तान को हम कुल मिलाकर सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, इसको इस तरह से जो है कहा जा सकता है। अब देखते हैं इसमें ऊंट किस करवट बैठता है, पाकिस्तान कैसे क्या रिएक्ट करता है, आगे क्या होता है, देखने वाली बात है। बट एक बात क्लियर है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना पलड़ा भारी है और इसका असर जो है अपने फेवर में जाएगा। रीनिगोशिएशन जो भी हो, भारत अपनी शर्तें मनवाने में पाकिस्तान से यहाँ पे कामयाब होगा, दैट इज फॉर श्योर। चलिए अगला समाचार देखते हैं। यूनियन कैबिनेट approves a package that will provide up to 5 lakh each to tribal households and villages across the country to turn their homes into tourist homestays or build new one under tourism ministry's Swadesh Darshan scheme. It will tap टूरिस्ट पोटेंशियल ऑफ ट्राइबल एरियाज एंड विल प्रोवाइड अल्टरनेटिव लाइवलीहुड। मतलब ये कि केंद्र सरकार की जो यूनियन कैबिनेट है, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है भारत सरकार की, उन्होंने ये फैसला किया है कि भारत सरकार का जो टूरिज्म मंत्रालय है, जिसके तहत में स्वदेश दर्शन स्कीम चलती है, इस स्कीम के तहत में भारत में जो ट्राइबल एरियाज हैं जहां पर टूरिज्म का पोटेंशियल है, कई सारे ऐसे ट्राइबल इलाके हैं जो बड़े खूबसूरत जगहों पे बसे हुए हैं या फिर उनका अपना एक कल्चरल इंपॉर्टेंस है, इस तरीके के ट्राइबल एरियाज जिसमें टूरिज्म का पोटेंशियल है, वहां पर जो ट्राइबल हाउस होल्ड्स हैं, ट्राइबल परिवार हैं, हर एक को 5-5 लाख रुपए दिए जाएं और इनसे ये बोला जाए कि अपने घरों में या फिर घरों के साथ में टूरिस्ट होम स्टेज बनाए जाएं, ताकि यहां पर आके फिर सैलानी रह सकेंगे और ट्राइबल्स का इलाकों को देख सकेंगे एंड यहाँ पे कुछ समय बिता सकेंगे। इससे होगा ये कि इन पूरे इलाकों में एक तो टूरिज्म बढ़ेगा और इस तरीके के टूरिज्म में ज्यादातर विदेशी खूब इंटरेस्टेड रहते हैं, जो बाहर से आते हैं एक अपना मटेरियलिस्टिक किस्म की जिंदगी जीकर, यूरोप से, अमेरिका से। अब वो एकदम जंगलों में, पहाड़ों में, आदिवासियों के बीच में एक शांत जीवन जीने को आपको मिल रहा है, 12-15 दिन, 1 महीना, 10 दिन, जो भी आप रहना चाहते हो। तो इस तरीके के टूरिज्म में जनरली विदेशी इंटरेस्टेड रहते हैं। तो एक तो सरकार इससे खूब पैसा कमाएगी, दूसरा ये, या इस तरह से कह सकते हैं कि आपकी इकोनॉमी में काफी ज्यादा पैसा इंजेक्ट होगा। दूसरा ये कि यहां से टूरिस्ट पोटेंशियल जो है ट्राइबल एरियाज का, वो भी टैप होगा, इनका भी विकास होगा एंड इससे जो ट्राइबल एरियाज में रहने वाले ट्राइबल्स हैं, इन लोगों के पास में रोजगार का या लाइवलीहुड का एक अल्टरनेट ऑप्शन आएगा और इससे अच्छे खासे पैसे बनते हैं। टूरिज्म की इंडस्ट्री में खूब सारा पैसा है, इसमें कोई इनकार कर नहीं सकता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये बोला गया है कि ये ऐसे आदिवासी इलाके जहां पर टूरिज्म का पोटेंशियल है, जहां पे लोग आ सकते हैं, रह सकते हैं, ठहर सकते हैं, जहां पे पर्यटन वगैरह को बढ़ावा दिया जा सकता है और इससे दोनों तरफा फायदा है। एक तो टूरिज्म की पूरी इंडस्ट्री ग्रो करेगी और ट्राइबल्स को भी पैसा कमाने का मौका मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज वगैरह बनवाई जाए, 5-5 लाख रुपए दिए जाएं, या तो एक इंडिविजुअल ट्राइबल को दिए जाएं, फैमिली हाउस होल्ड को, या कलेक्टिवली पूरे ट्राइबल्स को दिए जाएं और बोला जाए कि भाई हाउस होल्ड्स बनवाओ, यहाँ पे रहने खाने की अच्छी व्यवस्था करवाओ ताकि लोग बाग यहाँ पे आके रह सकें। अभी पूरा का पूरा जो काम है स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत में, जो टूरिज्म मिनिस्ट्री चलाती है, उसके तहत में करवाया जाएगा। ये सारा पैसा उसके तहत में दिया जाएगा। अच्छा, ये जो स्वदेश दर्शन स्कीम है जिसके तहत में आप ये सारा काम करवा रहे हो, ये स्कीम एक और स्कीम के तहत में इंप्लीमेंट करवाई जाएगी ट्राइबल इलाकों में। होता क्या है, देखिए ट्राइबल इलाकों में भारत का जो संविधान है वो एग्जैक्टली एज इट इज लागू नहीं होता जैसे नॉर्मल इलाकों में होता है, क्योंकि ट्राइबल्स के अपने अलग कस्टम्स हैं, अपने अलग तरीके का रहन सहन, एक अलग तरीके की जीवन शैली है। तो भारत का कोई कानून या कोई भी इस तरीके का प्रोविजन उनकी लाइफस्टाइल के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में ना आए, कॉन्ट्राडिक्शन में ना आए, इसलिए ध्यान रखा जाता है कि सारे के सारे कानूनों को ट्राइबल इलाकों में अप्लाई करने के पहले इस तरह से मॉडिफाई किया जाए कि वो उनकी लाइफस्टाइल के साथ में कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। इसीलिए भारत सरकार की जितनी स्कीम्स भी लागू होती हैं वो डायरेक्टली एज इट इज लागू नहीं होती, उनको भी एक पर्टिकुलर स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना, इसके तहत में लागू करवाया जाता है। तो ध्यान सुनिए, इसे सुनिएगा, ये जो स्वदेश दर्शन स्कीम है ये नॉर्मल इलाकों में भी लागू होती है टूरिज्म बढ़वाने के लिए, ट्राइबल इलाकों में भी लागू करवाई जा रही है, मगर इसको डायरेक्टली लागू नहीं करवाया जा रहा, इसको
ये प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत में ये योजना चलवाई जाएगी और इसके तहत में ये पैसा वगैरह दिया जाएगा। अब ये जो स्कीम है इसमें ध्यान रखा जाता है कि कोई भी स्कीम लागू होते वक्त में ट्राइबल्स की जो लाइफस्टाइल कल्चर कस्टम है उनके हिसाब से ही लागू हो, वहां पे उनके वायलेशन में लागू ना हो, उनको किसी तरह से उनकी लाइफस्टाइल को कॉन्ट्राडिक्ट ना करती हो, इस बात का ध्यान रखते हुए उस स्कीम के तहत में सारी जितनी भी स्कीम्स भारत सरकार की वो लागू करवाई जाती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके तहत में भारत सरकार की वेरियस स्कीम्स को लगभग 63,000 ऐसे गांव हैं जिसमें आपके जो शेड्यूल ट्राइब डोमिनेटेड ट्राइबल्स के लगभग ऐसे पूरे गांव हैं जो 63,000 के करीब हैं, जिसमें प्रोमिनेंटली आपको ट्राइबल्स या आदिवासी जनजातियां देखने को मिलती है, वहां पर इनकी स्कीम्स जो हैं लागू करवाई जाती हैं। भारत सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं इस पर्टिकुलर अम्ब्रेला स्कीम के तहत में लागू करवाई जाती हैं। आज की तारीख में भारत सरकार की कुल मिला के 17 मिनिस्ट्रीज के तहत में आने वाली अलग अलग स्कीम्स को यह प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत में लागू करवाया जा रहा है। और ये जो स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे होम स्टे बनवाना और ये सारी चीजें, ये भी अब करते वक्त में इसी पर्टिकुलर स्कीम के तहत में करवाया जाएगा। अब होम स्टे बनवाना है, जो भी फैसिलिटीज देनी है, जिस भी तरीके से करवाना है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऐसे करवाया जाएगा ताकि ट्राइबल्स जिस आप, क्योंकि हर एक ट्राइब की भी अपनी अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग कस्टम्स हैं, तो ट्राइबल्स के साथ किसी तरीके का कंफ्लिक्ट या किसी तरीके का कॉन्ट्राडिक्शन या कोई विवाद की स्थिति ना बने, इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ये सारा काम इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत में करवाया जाता है। अब ये जो स्वदेश दर्शन स्कीम है 2014-15 में लॉन्च हुई थी, इसके तहत में कोशिश ये की जा रही है भारत के अलग अलग जो इलाके हैं जहां पर टूरिज्म का पोटेंशियल है उसे टैप किया जाए, वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार की व्यवस्था करवाई जाए, अच्छी सुविधाएं डेवलप की जाए टूरिस्ट के लिए, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी सबका पूरा ध्यान रखा जाए। तो इससे एक तो देश में टूरिज्म बढ़े और लोगों के पास में टूरिज्म एक अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट के तौर पर आए, इससे उनकी भी जिंदगी जो है उसमें कुछ बदलाव हो, बेहतर हो। इसको ध्यान में रखते हुए 2014-15 में ये स्वदेश दर्शन स्कीम जो है लागू करवाया गया था। मगर इस पहली बार ये जो ट्राइबल इलाकों में ये जो होम स्टे का प्रपोजल है ये अब एक नया एलिमेंट है और देखते हैं किस तरह से निकल कर आता है। अभी इनकी कोशिश ये है कि हर एक जो ट्राइबल इलाका है, ट्राइबल गांव है, उसमें कम से कम इस तरह से 5 से 10 होम स्टे बनवाए जाएं जहां पे लोग आके रह सकें, या ओवरऑल इस तरह से कह सकते हैं कि इनका गोल फिलहाल के लिए लगभग 1,000 होम स्टेज बनवाने का है, एक गांव में 5 से 6 होम स्टे के आसपास, और ओवरऑल लगभग 1,000, यानी कि अगर हम 5 मानकर चले तो इनकी कोशिश अभी की यह है कि इसको लगभग ट्राइबल्स के 200 गांव में इस स्कीम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चला के देखा जाएगा। और फिर जैसे जैसे नतीजे आएंगे और जो फर्दर आपको इलाके मिलेंगे ट्राइबल्स के जहां पे टूरिज्म पोटेंशियल होगा और जनजातियों को कोई दिक्कत नहीं होगी, तो फिर इसको और ज्यादा एक्सपैंड किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरी की पूरी स्कीम चलाई जा रही है, इसको आगे लेकर बढ़ा जा रहा है। चले, तो ये हो गया ये समाचार। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चले नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग उन 4 नए प्रोजेक्ट्स के बारे में, नए स्पेस प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे जिनको केंद्र सरकार ने या फिर केंद्र की कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूवल दिया। तो समाचार यह है कि यूनियन कैबिनेट ने 4 स्पेस प्रोग्राम्स को अप्रूव किया है। इसमें सबसे पहला है चंद्रयान 4, देन वीनस ऑर्बिटर मिशन, देन एक्सपेंशन ऑफ गगनयान प्रोजेक्ट, एंड लास्ट में कंस्ट्रक्शन ऑफ अ नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। 4 प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया गया है, हरी झंडी दी गई है। एक एक करके देखते हैं ना। सबसे पहला चंद्रयान 4, इट विल डिमॉन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू कलेक्ट लूनर सैंपल्स एंड रिटर्न देम सेफली बैक टू अर्थ। तो चंद्रयान 4 में हम लोग अब क्या करने वाले हैं, आपको पता है चंद्रयान 3 में हमने मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करवा दी थी, अपना जो स्पेसक्राफ्ट है उसको हमने उतार दिया था। तो अब हमारे पास में मून के ऊपर स्पेसक्राफ्ट को लैंड करवाने की कैपेबिलिटी है। अब वहां पर स्पेसक्राफ्ट को भेजकर क्या हम उसे धरती पर वापस ला सकते हैं, ये नेक्स्ट चैलेंज है। तो उस चैलेंज को चंद्रयान 4 में टेकअप किया जाएगा। इसमें अब हम लोग वहां तक जो सॉफ्ट लैंडिंग तक का प्रोसेस है वो तो सेम रहेगा, यहां से हम अपना एक यान भेजेंगे और वो अल्टीमेटली जाके फिर चांद के ऊपर उतरेगा, चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। मगर इस बार जो इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है कि सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद वहां से वो लूनर सैंपल्स इकट्ठे करेगा, चांद पे जो भी मिट्टी है, जो पत्थर हैं, कंकड़ हैं, जो भी वहां पे आपको चीजें रॉक्स वगैरह मिलते हैं, उनका कुछ सैंपल वो कलेक्ट करेगा, जो भी हमारा प्रोब हम भेजने वाले हैं वहां पे, एंड उनको कलेक्ट कर कर उसके बाद उसको सेफली मून से धरती पर वापस लाना है। ये चैलेंज है और इसको हम लोग चंद्रयान 4 में टेकअप करने वाले हैं। तो ये एक पर्टिकुलर चीज रहेगी, क्योंकि देखिए अभी हम लोगों ने चांद के ऊपर जो अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा था वो वहां पर गया, उसकी मदद से वहां पर उस स्पेसक्राफ्ट में जो भी टेक्नोलॉजीज हमने भेजी और उसकी मदद से हम जो भी वहां पर रिसर्च कर सकते थे, थोड़ी बहुत रिसर्च की गई, पता
पता भी चला उससे चांद के बारे में काफी सारी चीजें, काफी सारा डाटा भी हमारे पास में वापस आया। मगर डाटा एक अलग चीज होती है, आपको एक्चुअल में अपने हाथ से जाके या फिर अपनी आंखों से उस चीज का जो है देखने का और रिसर्च करने का मौका मिले तो आप उसको और ज्यादा अच्छे से जान सकते हो। तो अब उस चीज को लिया जा रहा है। चंद्रयान 4 अल्टीमेटली वहां पहुंचेगा, वहां से लूनर सैंपल्स इकट्ठे करेगा, चांद की मिट्टी को पढ़ के हमको काफी कुछ पता चल सकता है, वहां के रॉक्स के स्ट्रक्चर और उसके फॉर्मेशन, उसके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट वगैरह को हम लोग जानकर काफी कुछ पता कर सकते हैं। और इस सारी चीज का इस्तेमाल अल्टीमेटली मून के ऊपर फिर अगर कभी कॉलोनी बनाने की नौबत आ गई, या मून के ऊपर इस तरीके कोई स्पेस स्टेशन बनाने का जैसा कि साइंस फैंटेसी फिल्म में दिखाया जाता है, कभी भविष्य में 150 साल बाद अगर इस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं तो उसमें ये सारा रिसर्च बहुत काम आएगा। मिट्टी कैसी है वो आपको पता हो, एटमॉस्फेयर कैसा है, वहां के रॉक्स कैसे हैं, जमीन कितनी सख्त है, कितनी मजबूत है, कितनी मजबूत नहीं, इन सब बातों को देख समझकर हम लोग उसके हिसाब से वहां पर कैसा कंस्ट्रक्शन मटेरियल सस्टेन कर सकता है वो सारा उसको जो है बना सकते हैं। और उसकी दिशा में शायद चंद्रयान 4 पहला कदम रहेगा। तो ये चंद्रयान 4 के बारे में हो गया। चंद्रयान 4 में हम लोग क्या करने वाले हैं। अगला है वीनस ऑर्बिटर मिशन। वीनस ऑर्बिटर मिशन में एक प्रोब भेजा जाएगा, जिस तरह से हम लोगों ने मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा था और मार्स के चारों तरफ चक्कर लगाती हुई एक सैटेलाइट हमने वहां पर मार्स की कक्षा में स्थापित करी थी, उसी तरह से वीनस की कक्षा में भी हम लोग एक सैटेलाइट स्थापित करेंगे एंड इसकी मदद से वीनस के एटमॉस्फेयर को पढ़ने की, समझने की कोशिश की जाएगी। ये मिशन 2028 में लॉन्च होगा एंड मार्स के बाद में ये भारत का दूसरा इंटरप्लैनेटरी मिशन रहने वाला है। और आपका मार्स ऑर्बिटर मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2013 में। 2014 में फिर अल्टीमेटली वो मार्स पे पहुंचा और उसके बाद फिर ऑर्बिटर जो है अभी तक मार्स के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, उससे काफी सारी इंफॉर्मेशन भी अपने को मिली है। अब सवाल उठता है कि वीनस की तरफ ये ऑर्बिटर भेजने की जरूरत क्या है? इसकी वजह है वीनस, अर्थ और मार्स मार्स तीनों का जो साइज है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, मगर इनके एटमॉस्फेयर में जमीन आसमान का अंतर है। वीनस पर जिस तरीके का एटमॉस्फेयर है और मार्स पर जिस तरीके का एटमॉस्फेयर है, मोर और लेस 19-20 का फर्क हो सकता है, मगर वीनस के एटमॉस्फेयर में जितना प्रेशर है, मार्स के एटमॉस्फेयर में उस प्रेशर का 1/100वां हिस्सा आपको देखने को मिलता है। और अर्थ जो इनके बीच में कहीं पर पड़ता है, उसका एटमॉस्फेयर इनसे ऑल टुगेदर अलग है। तो अब ये जो ऑर्बिटर मिशन हम लोग मार्स पर भेजकर हम देख चुके हैं कि, या उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसका एटमॉस्फेयर कैसा है। वीनस पर भेजने के बाद में उसके एटमॉस्फेयर को स्टडी कर अब इस सवाल का जवाब हमको शायद ज्यादा बेहतर समझ में आए कि ऑल इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इनके मासेस मोर और लेस अर्थ के, मार्स के और वीनस के सेम है, बट फिर भी इनके एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा जमीन आसमान का अंतर क्यों है, और क्या क्या जो है अंतर आते हैं। अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है उसके रिस्पेक्ट में मार्स का कितना अलग है, वीनस का कितना अलग है, ओवरऑल इनमें कितना वेरिएशन है, ये सारी बातें हमको पता कर अपने एटमॉस्फेयर को और अपने सोलर सिस्टम को और ज्यादा अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। उसके लिए वीनस ऑर्बिटर मिशन 2028 में लॉन्च किया जाएगा। अगला है एक्सपेंशन ऑफ गगनयान प्रोजेक्ट। गगनयान प्रोजेक्ट में आपको पता है कि हम लोग अपने कुछ एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने वाले हैं। एक हफ्ता शायद स्पेस में वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में रहेंगे और वहां पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे और उसके बाद में धरती पर उनको वापस लाया जाएगा। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसको एक्सपेंड किया जा रहा है और इसमें इंडियन स्पेस स्टेशन बनाना जो है इसको शामिल किया गया है। मतलब ये कि जो गगनयान प्रोजेक्ट, गगनयान मिशन है, ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन है। हम अपने आदमियों को, अपने लोगों को स्पेस में भेज सकते हैं, हफ्ता भर वो वहां पे सस्टेन कर सकते हैं, ढंग से वो वहां पे रह सकते हैं और सेफली वो लौट कर वापस आ सकते हैं। एक बार जब ये टेक्नोलॉजी हमने डिमॉन्स्ट्रेट कर ली, उसके बाद इसी को तो फिर बड़े लेवल पर आपको स्केल अप करना है। बड़ा जो एक स्पेस स्टेशन बनाओगे तो फिर अभी शायद 2-3 आदमी भेजे जा रहे हैं, तब आप शायद 15-20 लोगों को रख सकने की व्यवस्था कर सकते हो। तो एक स्पेस स्टेशन जो बनाना है, गगनयान मिशन उसका पहला स्टेप था। अब उसी को आगे बढ़ाकर गगनयान प्रोजेक्ट के तहत में इंडियन स्पेस स्टेशन जो है उसको बनाने की शुरुआत की जाएगी और उसके लिए पूरा का पूरा गगनयान प्रोजेक्ट जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। लास्ट है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। It will be capable of placing heavier payloads in the orbit and will be a key in achieving targets like setting a space station and landing astronauts on moon। तो अभी तक हमारे पास जो लॉन्च व्हीकल्स हैं, नो डाउट उनकी अपनी अच्छी खासी कैपेबिलिटी है, मगर अगर हम लोग एक पूरा का पूरा स्पेस स्टेशन स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको बहुत बड़े बड़े पेलोड्स को स्पेस में लेकर जाना पड़ेगा। और आज की तारीख में हमारे लॉन्च व्हीकल्स की इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है कि उतने बड़े पेलोड्स को लेकर हम लोग स्पेस में जा सकें, लॉन्च कर सकें, जिनकी मदद से हम लोग स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा इस तरीके का आपका
इस तरीके का आपका लॉन्च व्हीकल जो इतने हैवी पेलोड्स को लेकर जा सके, उसको बनाना जरूरी हो गया है। तो इसलिए नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल बनाया जा रहा है ताकि बड़े बड़े हैवियर पेलोड्स को ऑर्बिट में रखा लगाया जा सके, भारत का खुद का स्पेस स्टेशन बनाया जा सके, और जो हमारा फिर प्लान है 2035 या 40 तक हम लोग अपने एस्ट्रोनॉट्स को मून पे उतारना चाहते हैं, उसमें भी फिर जो है मदद मिलेगी, क्योंकि अब लोगों को अगर मून पे भेजना है तो बड़े स्पेसक्राफ्ट भेजना पड़ेंगे। उसके लिए फिर आपको एक इस तरीके एक उसके लिए आपको फिर इस तरीके का बड़ा एक लॉन्च व्हीकल चाहिए जो इतने बड़े बड़े पेलोड्स को लेकर जा सके। तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया जा रहा है, इसको बनाने की प्रोसेस अब चालू की जाएगी। चले नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला समाचार यह है कि भारत सरकार म्यांमार के साथ में जो अपनी 1643 किलोमीटर लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसको सील करने वाली है। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही है, मणिपुर में बहुत लगभग साल भर से ऊपर हो गया है, नॉन स्टॉप मारकाट मची हुई है, लगातार वायलेंस हुए चला जा रहा है, और हम लोगों से पूरी तरह से वो कंटेन नहीं हो रहा। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि क्रॉस बॉर्डर से ड्रग्स का पैसा और हथियार काफी बड़ी मात्रा में इधर उधर सप्लाई हो रहा है। म्यांमार के साथ में ये जो बॉर्डर हमारी लगी हुई है बहुत ज्यादा पोरस बॉर्डर है, और इसका इस्तेमाल लगातार इन्फिल्ट्रेशन के लिए किया जा रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि भैया ऐसे नहीं चल सकता। तो फाइनली अब जाकर ये म्यांमार के साथ में जो बॉर्डर है इसकी फेंसिंग शुरू की जा रही है। 1643 किलोमीटर लंबी म्यांमार की बॉर्डर फेंस की जाएगी। अब यहां से एक पॉइंट जो अपने दिमाग में रहना चाहिए, म्यांमार का बॉर्डर अपने भारत के किन किन राज्यों से लगता है? ऊपर से अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम। इन 4 राज्यों के साथ में ये म्यांमार की बॉर्डर लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। एंड साथ ही साथ होम मिनिस्ट्री ने ये तो डिसाइड कर ही लिया है कि अब ये पूरा का पूरा बॉर्डर जो है उसको फेंस किया जाएगा, ताकि जो टेररिज्म है या जो टेररिज्म तो शायद गलत वर्ड है, बट वायलेंस जो हो रहा है और उसमें जो सपोर्ट है, क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट, इसको रोका जा सके। एंड होम मिनिस्ट्री ने ऐसा नहीं है कि ये कदम एकदम से उठाया है या फिर आउट ऑफ नोवेयर आपने डिसाइड कर लिया। इसके पहले भी सरकार ने इस तरीके के इंडिकेशन दे दिए थे कि उनको अंदाजा लग रहा है कि यहाँ बॉर्डर पे सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ वक्त पहले म्यांमार के साथ में अपना एक समझौता हुआ करता था फ्री मूवमेंट रिजीम के नाम से। अब ये जो फ्री मूवमेंट रिजीम था, इसके तहत में म्यांमार या बॉर्डर पे ये जो 4 राज्य हैं, इसमें जो रहने वाले लोग हैं वो एक दूसरे के देशों में 16 किलोमीटर तक अंदर जा सकते थे बिना किसी वीजा के रिक्वायरमेंट के। कुछ वक्त तक रह भी सकते थे और फिर वापस आ सकते थे। ये इसलिए किया गया था क्योंकि बॉर्डर के दोनों तरफ रहने वाले लोगों के आपस में संबंध वगैरह थे। मगर अब जब समझ में आया कि ये जो फ्री मूवमेंट रिजीम है ये भी हम पर भारी पड़ रहा है, तो इसको भी हम लोग, केंद्र सरकार इसको या होम मिनिस्ट्री इसको इस साल के पहले जो फेज था, जो अभी 2024 के इलेक्शंस हुए थे उसके पहले इसको स्क्रैप अप कर चुकी थी, और उसके बाद में फाइनली अब इन्होंने उठाकर म्यांमार के साथ में बॉर्डर जो है इसको भी फेंस करना शुरू कर दिया। तो कुल मिलाकर यहां से इंडिकेशन साफ है कि भारत सरकार अब नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसीज को लेकर, वायलेंस को लेकर अब काफी ज्यादा सीरियस हो गई है, और आने वाले वक्त में और भी ज्यादा सख्त कदम उठाए जाएंगे। नेक्स्ट समाचार देखते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर अनवील्स एनपीएस वात्सल्य स्कीम। फाइनेंस मिनिस्टर ने एक नई स्कीम जो है उसकी शुरुआत करी है, जिसको हम लोग एनपीएस या फिर नेशनल पेंशन स्कीम वात्सल्य स्कीम कह सकते हैं। एनपीएस वात्सल्य स्कीम, ये जो स्कीम है ये माइनर्स के लिए है। यानी कि आपके घर में कोई बच्चा है 18 साल का नहीं है, उसके पहले आप उसके लिए ये एनपीएस वात्सल्य स्कीम जो है लेकर उसके पेंशन की व्यवस्था करना आप शुरू कर सकते हैं, ताकि बाद में कभी जब वो अपना जो भी काम धंधा करके रिटायर हो तब उसके पास में एक अच्छा खासा पेंशन का कॉर्पस हो जाए। इसमें होगा ये बेसिकली आपके माइनर्स के लिए, जो 18 साल से कम के बच्चे हैं उनके लिए एक नया पेंशन प्लान है। इसमें उन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं या जो उनके गार्जियंस हैं वो इनके नाम से ये खाता खुलवाएंगे, या फिर वो इस स्कीम में उस बच्चे को बेनिफिशियरी बनाएंगे, उसके नाम से स्कीम चालू करेंगे। अब हर साल इनको कम से कम 1000 रुपए का मिनिमम जो है कंट्रीब्यूशन करना है। 1000 रुपए के साथ में अपना आप अकाउंट खुलवाओगे, और हर साल फिर आप जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता, जब तक बच्चा, तब तक आप हर साल मिनिमम 1000 रुपए जो है कंट्रीब्यूट करोगे। 18 साल का होने के बाद में ये जो अकाउंट है ये एक नॉर्मल एनपीएस या नेशनल पेंशन स्कीम के अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद में फिर बच्चा जो भी अपना नौकरी वगैरह करता है, बाद में जब भी वो अपना पैसा कंट्रीब्यूट करना शुरू करता है वो इसको कंटिन्यू कर सकता है। इस तरीके से होगा ये कि 18 साल की उम्र में जब ये नॉर्मल एनपीएस का अकाउंट बनेगा, तब तक जो भी थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हुआ है ये
ठीक ठाक अमाउंट में जो है पैसा इकट्ठा हो जाएगा और इससे उसको कुछ ना कुछ फायदा दिया जा सकता है, कुछ ना कुछ बेनिफिट दिया जा सकता है। इस तरीके से ये स्कीम्स में माइनर्स को भी जोड़ा जा सकता है, जो आगे जाके फिर अल्टीमेटली आपके नॉर्मल एनपीएस अकाउंट होल्डर बनेंगे और इससे नेशनल पेंशन स्कीम का जो दायरा है उसको बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो ये जो है सारा का सारा काम इस नेशनल पेंशन स्कीम की नई जो वर्जन है एनपीएस वात्सल्य स्कीम, इसके तहत में किया जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 28 सितंबर 2024 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।